किसी बॉडी में बीमारी का ना होना उसे हम बोलते हैं हेल्थ। किसी वर्क प्लेस में रिस्क का ना होना उसे हम बोलते हैं सेफ्टी। एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, जितनी भी एम्प्लॉयज़ के राइट्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, उसे हम बोलते हैं एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़। किसी वर्क प्लेस पे हादसे का आना जो अनवांटेड हो, जो अनप्लान्ड हो, इंजरी, डैमेज और लॉस कर सके, उसे हम बोलते हैं एक्सीडेंट। किसी हादसे का आना जो प्रॉपर्टी तो डैमेज कर सकता है लेकिन उसमें कोई पर्सनल इंजरी ना हो, उसे हम बोलते हैं नियर मिस। हैजर्ड्स हम बोलते हैं किसी काम से कितना खतरा है एक वर्क प्लेस को, एक इन्वायरमेंट को, इंडिविजुअल पर्सन को। रिस्क हम बोलते हैं कि किसी काम में सेवेरिटी और लाइवलीहुड कितना है, इसे हम बोलते हैं रिस्क। हमारे पास 3 बैरियर है टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। एक हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी, कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स एंड बिहेवियर इशू। एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों मैनेज करती है हेल्थ एंड सेफ्टी को? क्योंकि उसके मॉरल रीजंस है, सोशल और लीगल रीजन है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रीजन है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है प्रोवाइड करे, मॉरली, एथिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। किसी भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बाद हमारे पास 2 कॉस्ट एसोसिएट होते हैं जिसे हम कंसिडर करते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिस तरह के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, वर्कर सिक पे, रिपेयर्स और रिप्लेस्ड ऑफ डैमेज इक्विपमेंट इन बिल्डिंग, लॉस्ट ऑफ डैमेज प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। जिस तरह की प्रोडक्शन टाइम व्हाइल डीलिंग विद इंजरी, ओवर टाइम टू मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम, कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड वर्कर एंड देयर रिटर्न टू वर्क, ये सारे कॉस्ट हमारे साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे। अगेन हमारे पास 2 कॉस्ट आएंगे जिसे हम बोलते हैं इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट। डैमेज टू प्लांट, बिल्डिंग इक्विपमेंट, कंपेंसेशन पेड टू वर्कर, मेडिकल कॉस्ट और लीगल कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट हमारे पास इंश्योर्ड में आएंगे जो एम्प्लॉयर की तरफ से इंश्योर्ड होंगे। अनइंश्योर्ड कॉस्ट हमारे पास जिस तरह प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टिगेशन टाइम होगा, वर्कर सिक पे होगा, ओवर टाइम टू मेक अप फॉर लॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, न्यू हायरिंग कॉस्ट होगा, ये सारी कॉस्ट हमारे पास में आएंगी अनइंश्योर्ड कॉस्ट में। हमारे पास की एलिमेंट्स है एक मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए। सबसे पहले हम पॉलिसी बनाते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तकसीम करते हैं, फिर हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसके हम फिर एवोल्यूएशन करते हैं, फिर हम एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके हम ऑडिट करते हैं और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हम अगेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर कर सके कि जितने भी वर्क प्लेस हमारे साथ वो सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क हो, इसमें कोई हैजर्ड्स और रिस्क क्रिएट ना हो, उसके इन्वायरमेंट, उसके इंडिविजुअली हर बंदा सेफ हो वहाँ के हैजर्ड से, वहाँ के रिस्क है, और बंदा सेफली काम कर सके और सेफली अपने घरों पे चले जाए। डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर और टॉप मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पॉलिसी को बनाए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, रिसोर्सेज को अलोकेट करे, जितने भी हमारे साथ कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके साथ कंप्लायंस रखे, उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन रखे, कमिटमेंट रखे, अपना रेपुटेशन, अपना जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो बिल्ड करे ताकि लोग आपके साथ कंप्लायंस रखे और हम आगे अपनी पॉलिसी की जितने भी टारगेट्स और एम है वो अचीव कर सकें। एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर गाइडलाइन दे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करे, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर्स और बिहेवियर को वहाँ पे इम्प्रूव करे और इम्प्लीमेंट करे, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को, जितने भी वहाँ पे ट्रेनिंग नीड्स हैं उनको वो फुलफिल करे, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग को वो रिव्यू करे, जितने भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं उनको प्रॉपर वो रिपोर्ट्स करे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी स्पेशलिस्ट की बनती है। कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट में सिर्फ ये फ़र्क है कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है क्लाइंट से और क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है कॉन्ट्रैक्टर को। क्लाइंट सिर्फ एंगेज होता है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसके जितनी भी परफॉर्मेंस, जितने भी बेंचमार्किंग है उनके साथ कंप्लायंस रखता है उन चीज़ों में, और कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के नीचे काम नहीं करता, सिर्फ उनके साथ एंगेज होता है उसी कॉन्ट्रैक्ट में। हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास अगर गुड लीडरशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो, ब्लेम कल्चर को हम रिमूव करेंगे, गुड मैनेजमेंट सिस्टम हम वहाँ पे कमिटमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हम रखेंगे, प्रॉपर कंसल्टेशन रखेंगे, पैर गुड प्रेशर को हम ख़त्म करेंगे, कोई गुड मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर को वहाँ पे हम बिल्ड और इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके एक सेफ्टी कल्चर जो है वो इम्प्रूव होगा। 3 चीज़ों की वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंडिविजुअली, जॉब में और ऑर्गेनाइजेशन में।
मेरे पास 3 तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स है जो हम इजीली ट्रेनिंग को डिलीवर कर सकते हैं एक वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज़ के लिए। हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन है। हम इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं न्यू स्टार्टर्स के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, फायर एंड अदर इमरजेंसी प्रोसीजर, फर्स्ट एड फैसिलिटी एंड पर्सनल, लोकेशन एंड वेलफेयर फैसिलिटीज, सेफ मूवमेंट अराउंड द वर्क प्लेस, accident and incident reporting procedure, worker consultation arrangement, general safety rules, smoking areas, personal protective equipment, introduction of safe system of work, permit to work system, introduction of risk assessment। ये सारी चीजें हम इंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग में डिलीवर करते हैं न्यू स्टार्टर्स के लिए। फर्स्ट एड किट्स या फर्स्ट एड फैसिलिटीज हम कहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, या फर्स्ट एड बॉक्सेस हम कहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं? जहाँ पे जनरल हेल्थ रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क ज़्यादा हो, जहाँ पे हैजर्ड्स ज़्यादा हो, जहाँ पे एक्सीडेंट या इंसिडेंट हिस्ट्री ज़्यादा हो, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे टॉक्सिक या केमिकल्स ज़्यादा यूज हो, तो जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वनरेबल पर्सन, यंग पर्सन या डिसेबल पर्सन इन्वॉल्व हो, वहाँ पे हमें फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे पास 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट है जो एक वर्क प्लेस पे हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, evaluate the risk and decide on precautions, record the significant findings and implement them। लास्ट में हम review updates as necessary as required। एक ऑर्गेनाइजेशन में हम रिस्क असेसमेंट को क्यों रिव्यू करते हैं? जो सिग्निफिकेंट चेंजेस जब आ जाए, कोई सब्सटेंसेस चेंज हो जाए, कोई इक्विपमेंट चेंज हो जाए, या वर्क प्लेस एनवायरमेंटल प्रोसीजर चेंज हो जाए, पर्सनल कोई चेंज आ जाए, या लीगल चेंजेस आए, या कोई रिकमेंडेशन हमें मिले एक्सीडेंट नियर मिस या इल हेल्थ एक्सीडेंट ज़्यादा हो एक वर्क प्लेस में, तब जाके हम रिस्क असेसमेंट रिव्यू करते हैं। हमारे पास जनरल हियरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? सबसे पहले जो भी कोई वर्क एक्टिविटीज हो या हाई रिस्क एक्टिविटी हो, उसमें हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अप्लाई करते हैं, लास्ट में हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो लेते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी साइंस हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रोहिबिशन साइंस है, वार्निंग साइंस है, टेम्पररी साइंस है, मैंडेटरी साइंस है, सेफ कंडीशंस है, फायर इक्विपमेंट्स है। ये सारे साइंस हम एक वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम रीजनेबल केयर to their own health and safety and health and safety of other people with the help of gloves, mask, shoes, helmet, respiratory protective equipment, safety goggles। ये सारी चीज़ों की वजह से हम अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं और दूसरे लोगों को भी करते हैं। हमारे पास इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या है? मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शन, ऑडिट रिपोर्ट, सेफ्टी कमेटी मीटिंग मिनट्स। ये सारी चीज़ें इंटरनल रिपोर्ट्स में, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास आता है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास लेजिस्लेशन हो गया, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट हो गया, MSTS नेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हो गए, नेशनल इंफॉर्मेशन रेगुलेशंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड एसोसिएशन, सेफ्टी जर्नल्स एंड मैगजीन। ये सारी चीज़ हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आती है। SSW हम बोलते हैं सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसे हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इसमें हम हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं और सेफ मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और हैजर्ड्स और रिस्क को हम एलिमिनेट करते हैं। उन हैजर्ड्स को हम मिनिमाइज करते हैं जो एसोसिएट होते हैं लोगों के बीच में। कन्फाइंड स्पेस हमारे पास वो एरिया होती है जहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन हो, जहाँ पे ऑक्सीजन का मिकदार कम हो, जिस तरह के वाटर टैंक हो गया, गडर हो गया, मैन होल हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे पास कन्फाइंड स्पेस में आती हैं। परमिट टू वर्क सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क टू कंट्रोल हाई रिस्क एक्टिविटीज। परमिट टू वर्क सिस्टम हमारे पास वो प्रोसीजर है जिससे हम हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह के हार्ड वर्क, वर्किंग ऑन लाइव इलेक्ट्रिसिटी, कन्फाइंड स्पेस, वर्किंग एट हाइट। ये सारी एक्टिविटीज हम परमिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और हम इसके लिए परमिशन लेते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या फ़र्क है?
एक्टिव मॉनिटरिंग, हादसे से पहले जो हम मॉनिटरिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग वो होता है हादसे के बाद जो हम एक्शन लेते हैं, एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस के बाद, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिव मॉनिटरिंग। सेफ्टी इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन वो एक्टिविटीज़ होती है जो डेली बेसिस पे हम करते हैं शेड्यूल के मुताबिक, और इसमें हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को या जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम रिपोर्ट में लेके आते हैं और इसे हम सबमिट करते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट को। एक जनरल चेक लिस्ट में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम कंसिडर करते हैं? फायर सेफ्टी, इमरजेंसी स्कैप रूट, साइनेजेस, फायर एक्सटिंग्विशर, हाउसकीपिंग, जनरल cleanliness, ventilations, environmental issues such as lighting, temperature, ventilation, noise, traffic routes, safety of both vehicle and pedestrian routes, chemical safety, mechanical safety, electrical safety, welfare facilities, ये सारी चीज़ें एक जनरल चेकलिस्ट में हम कंसिडर करते हैं। ऑडिट एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल एवोल्यूएशन होता है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में करते हैं। इसमें हम एवेल्युएशन करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, उन वर्क एक्टिविटीज़ की जो ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। कौन सी टिपिकल इंफॉर्मेशन है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए ड्यूरिंग एन ऑडिट? सबसे पहले हमें पॉलिसी देखना चाहिए, रिस्क असेसमेंट देखना चाहिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देखना चाहिए, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मिनट्स ऑफ सेफ्टी, कम्युनिटी मीटिंग्स, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डेटा इंक्लूडिंग नियर मिस इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी अरेंजमेंट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, आउटपुट फॉर रेगुलर विजिट्स, रिकॉर्ड ऑफ वर्कर कंप्लेंट। एक वर्क प्लेस में वर्कर्स एक एक्सीडेंट या नियर मिस या इंसिडेंट को रिपोर्ट क्यों नहीं करते? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्लियर ना हो, ब्लेमिंग कल्चर हो, रिपोर्टिंग सिस्टम क्लियर ना हो, एक्सेसिव पेपर वर्क हो, टेक टू मच टाइम, या ब्लेमिंग कल्चर्स हो, कंप्लायंस ना हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, इसी वजह से वर्कर्स प्रॉपर इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करते। हमारे पास टिपिकल कंटेंट्स है जब हम इंटरनल एक्सीडेंट रिकॉर्ड जो है वो करते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम, डेट, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल ऑफ इंजरी, डिटेल ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, जो ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट कॉजिंग इंजरी, डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, विटनेस नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ पर्सन कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड में लेके आते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को क्यों रिव्यू करती है? इस वजह से कि वो इंश्योर कर सके कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम करता है या नहीं करता, और इसी वजह से हम करते हैं जो हमारे टारगेट्स है, जो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव है, उनको हम किस तरह अचीव करते हैं, उसमें कोई रिडक्शन आया हुआ है, उसमें कोई कमी आई हुई है, ये सारी चीज़ें हम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस में रिव्यू करते हैं और हम देखते हैं कि आया हम कहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे हमें जाना चाहिए।